अब ये क्या हो रहा है, ये अब आपको क्या लग रहा है कि एप्पल ऊपर आ रहा है? नहीं, एप्पल रेस्ट में ही था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो फाइनली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। पूरा इसी वीडियो में कवर करेंगे, कुछ भी टॉपिक्स नहीं छोड़ जाएंगे। बट यदि अभी तक आपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आकर आप चैप्टर नंबर 1 देखें, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में मैच होने वाली हैं, कि उसकी टर्म्स होगी, कुछ डेफिनेशंस होगी जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगी। इसलिए आप सबसे पहले जाकर चैप्टर नंबर 1 चेक करो। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो उसका कारण नहीं पता था, वो किस कारण से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं किस कारक के आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था, स्पीड को चेंज कर रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में। हमने ये सब उस समय कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या कारण था, मोशन होने का कारण। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। ठीक है, मैजिक करके बताऊंगा। देखो, देखना, उसके लिए हमने लिया एक पेपर और एक लिया हमने ग्लास और एक लिया हमने कॉइन लिया है जो कि 20 रुपीज़ है। ठीक है, अब देखो मैंने ग्लास के ऊपर ये रखा है पेपर, पेपर के ऊपर रख दिया अब ये कॉइन। अब देखो, अब मैं इसको स्लोली मूव कर रहा हूँ, स्लोली इस तरीके से। देखो स्लोली मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये कॉइन भी साथ मूव कर रहा है। अब देखना, अब ध्यान से देखना, अब ना मैं इसको फास्ट मूव करूँगा स्पीड से। तो अब क्या हुआ, पेपर आगे चला गया लेकिन कॉइन क्या हुआ था, वहीं की वहीं रोका रहा और वो नीचे गिर गया। आखिर इसका क्या कारण था? तो यही सब पढ़ने वाले हैं। असल में ये मैजिक नहीं है, ये सब फिजिक्स का कमाल है। ठीक है, तो अब हम ना यही सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अब हम बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या होता है, आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर पुल करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स करते हैं। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना। यानी जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचे या फिर धक्का दें, उसे ही हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। बट जो फोर्स है ना, वो फोर्स है ना, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें या फिर पुल करें, तो फोर्स है ना उस पर रिजल्टेंट पर डिपेंड नहीं करती। किसके? इसके रिजल्टेंट पर नहीं डिपेंड करती। कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में धक्का दें, ठीक है, पुश करें या पुल करें, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का क्या हाल होने वाला है, ये फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने स्कूल, जैसे कि आप अपने स्कूल जाते हो, मान लो आपने अपने दोस्त में क्या कर दिया, धक्का दे दिया। ठीक है, धक्का दे दिया आपने, उसमें फोर्स लगा दी, ये हो गई ये फोर्स। अब फोर्स, उसके बाद फोर्स का कोई मतलब नहीं है कि आपके दोस्त का क्या हाल हुआ, उसकी टांग टूट गई या फिर दांत टूट गए। फोर्स का मतलब यहीं तक था कि उसने धक्का दे दिया, फोर्स का काम खत्म। अब उसके बाद रिजल्टेंट डिपेंड नहीं करती उसका रिजल्टेंट पर कि उसका हाल क्या होने वाला है। अब आप कहोगे एग्जाम्पल से बताओ फोर्स के। अब फोर्स के, ठीक है, मैं आपकी डेली लाइफ के रूटीन से ही बताता हूँ, आपकी डेली लाइफ रूटीन से करता हूँ। देखो, जब सो के उठते हो, सबसे पहले आप सो के उठते हो तो क्या करते हो, अपनी आइज़ को ओपन करते हो। तो जब आप अपनी आइज़ को ओपन कर रहे हो ना, तो उस समय आप एक तरीके से क्या लगा रहे हो, फोर्स ही तो लगा रहे हो। ठीक है, फिर आप सीधा क्या करते हो, अपना मोबाइल उठाते हो। तो आप जब अपना मोबाइल उठा रहे हो तो उसमें भी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। फिर उसके आप सीधा बेड से नीचे उठते हो, फिर आपके बाद ब्रश वगैरह करते हो तो उसमें भी क्या करते हो, एक फोर्स लगा रहा है। इस तरीके से आप डर लगा रहे हो तो आपके हाथ क्या कर रहे हैं, फोर्स। मैं तो फोर्स के बिना हमारी दुनिया चल ही नहीं सकती है। जब तक आपके मम्मी पापा आपको फोर्स नहीं करेंगे, स्कूल जाओ स्कूल जाओ, यदि आपके मम्मी पापा को फोर्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप स्कूल ही नहीं जाओगे। तो फोर्स के बिना हमारी दुनिया के चलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब देखो मैं डेली लाइफ के एक्शन से ही बताता हूँ कि आप क्या क्या यूज़ करते हो। पुशिंग, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना। जैसे कि आप अपना डोर को बंद कर रहे हो तो एक तरीके से क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। तो धक्का देना पुश ही हुआ। मान लो जब आप अपने स्कूल में जा रहे हैं, अब एक बेंच पे ज़्यादा बैठ जाते हैं बच्चे, तो आप क्या करते हो, धक्का देते हो एक दूसरे में, तो वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, पुशिंग का। या फिर आप किक करते हो तो भी क्या है, वो पुश का। पुल, पुल का मतलब खींचना। जैसे कि आपकी कोई किसी ने डोर खटखटाया तो आप क्या करोगे, डोर को ओपन करने जाओगे तो क्या करोगे, खींचोगे, खींच रहा है। तो या फिर आप अपने दोस्त को इस तरीके से खींच रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल है, किसका एक्शन, पुलिंग। पुलिंग मतलब खींचना। उसके बाद आती लिफ्टिंग। लिफ्टिंग का मतलब होता है उठाना, किसी भी चीज़ को लिफ्ट करना, लिफ्ट करना, उठाना। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग। उसके बाद आता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खींचना। तो खींचते हैं उसमें भी तो क्या लगती है, फोर्स। जैसे रबर बैंड, रबर बैंड को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तो एक तरीके से उसमें भी क्या लगती है, फोर्स लगती है। उसके बाद है ट्विस्टिंग। ट्विस्ट का मतलब होता है मड़ोड़ना, इस तरीके से मड़ोड़ना, तो उसको कहते हैं ट्विस्ट। तो एक तरीके से उसमें से भी तो फोर्स लगा रहा है। अब कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ को ट्विस्ट करा तो हमें दम लगाना पड़ती है वो, तो वही तो क्या है हमारी फोर्स। फोर्स का मतलब ही क्या, बल,
बल को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे, बल। और प्रेसिंग, किसी भी चीज को दबाना, तो उसको भी क्या कहते हैं हम, फोर्स। अब देखो जैसे कि आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट है, तो आपने फिंगरप्रिंट के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन तो दबाते या उसके पीछे रहता है तो दबाते, एक तरीके से आप प्रेस ही तो कर रहे हो, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फोर्स का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करेंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, देखो क्वांटिटी का तो मतलब क्या होता है, यूनिट होता है, वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस डायरेक्शन भी हो। हम पहले चैप्टर में सब बात करें। इसका मैग्नीट्यूड के मतलब तो हो गया नंबर, और डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन, अब मान लो कोई ने, किसी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, अब मान लो आपके घर पे कोई आ रहा है, उसने बेल बजाई, तो आप दरवाजे को इस साइड खींचोगे, अपनी तरफ खींचोगे। क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, पुल कर रहे हो। अब इसका मतलब आपके दरवाजा इसी तरफ खुलता है। अब क्या उसे खुलने की उस टाइप खोलोगे तो क्या वो खुलेगा, नहीं खुलेगा ना, क्योंकि आपका डोर तो इसी साइड खुलता है, तो इसी साइड खुला, तो उसमें एक क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जा रहा है कि हमको, हाँ हमारा गेट अंदर की साइड खुलता है तो हम उसे अंदर की साइड ही खोलेंगे, अब वो बाहर की साइड थोड़ी खुलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। तो फोर्स की SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। न्यूटन, देखो ये न्यूटन, इसकी SI यूनिट कहाँ से हो गई, अब जो साइंटिस्ट जिस चीज़ की डिस्कवर करते हैं तो वो अपने नेम पर दे देते हैं, शायद को न्यूटन हो गई तो उन्होंने अपने नेम पर दे दिया। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट होती। अब कहोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, आगे बात करेंगे ना फॉर्मूला की, टेंशन क्या ले रहा है अंकित भैया, एज यार डोंट फियर। ठीक है, और एक और CGS यूनिट, यूनिट इसकी क्या होती है, डाइन। अब जो आप डाइन समझ रहे हो वो वाली डाइन नहीं है, ये दूसरी डाइन है। CGS का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम, और S का मतलब हो जाएगा सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और 1 न्यूटन किसके वो होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। एक बार और, आप जो वाली डाइन समझ रहे हो ना वो वाली डाइन नहीं है, ये दूसरी डाइन है। तो ये थी फोर्स। अब हम बात करते हैं कि फोर्स के इफेक्ट क्या होती हैं, हम फोर्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर हम ना आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोर्स के इफेक्ट के बारे में, यानी फोर्स से क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो क्या बोला गया है, अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, अ फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज और ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो क्या बोला है, हम फोर्स को देख नहीं सकते, यानी कि हम उसको सीन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त है, आपने उसमें क्या दे दिया, धक्का दे दिया, तो क्या आप उस वक्त फोर्स को देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हैं ना फोर्स को। तो फोर्स को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास अराउंड कोई सी भी बॉडी से या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो एफर्ट्स लग रहे हैं, क्या उसमें जो एफर्ट्स लग रहे हैं, तो उन्हीं एफर्ट्स को जज कर कर हम बता सकते हैं कि उसमें क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं फोर्स लग रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में, कि फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं या फोर्स से क्या क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं, तो हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। पहली, आ फोर्स कैन मूव बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बॉडी या ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या कर सकती है, कोई भी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है, वो चला सकती है। एग्जाम्पल के लिए बात की जाए, मान लो फुटबॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक फुटबॉल रखी हुई है, अब आप उसमें किक कर रहे हो, तो आप पैर से जब किक करते हो तो क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहे हो आप अपने पैर से, तो क्या रहा है, वो आगे बढ़ जा रही। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फोर्स का है। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट निकल के जाता है। अब हम दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, इसके जस्ट अवॉइड। अभी हम बॉडी को स्टार्ट करवा रहे थे, अब रुकना है। देखो जब आपने फुटबॉल में किक मार दी थी, अब वो चल रही थी, तो दूसरा प्लेयर क्या करता है, उसको रोकेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो भी तो एक अपने पैर से फोर्स लगाएगा, तभी तो वो उसे रोक पाएगा। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। या फिर आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप साइकिल चला रहे हो जब, या फिर गाड़ी चला रहे हो, तो आप उसके ब्रेक अप्लाई करते हो। तो जब पैर से आप देखो ब्रेक लगा रहे हो, हाथ से लगा रहे हो, तब भी आप एक तरीके से फोर्स लगा रहे हो। तो जैसे ही वो ब्रेक लगाती है तो क्या होता है, वो रुकने लगती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट मूविंग वो चल रहा है ना, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एग्जांपल के लिए देखो, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉलर क्या करता है, बॉलिंग डालता है, दूसरी तरफ क्या करता है, बैट्समैन शॉट मारता है। तो बैट्समैन क्या कर देता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, वो सीधी जा रही थी वो अपने हिसाब से डायरेक्शन में दे देता है। और भी एग्जांपल की ले सकते हो, जैसे कि आप बैडमिंटन खेलते हो, तो बैडमिंटन अपोनेंट प्लेयर आपकी तरफ मारता है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्शन चेंज करके उसी की तरफ मारते हो। तो ये भी, इसमें भी क्या हम फोर्स का ही यूज कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट की बात है, अब फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग बॉडी। अब फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी स्पीड को, ऑब्जेक्ट जब वो चल रहा हो तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है। एग्जांपल के लिए मान लो आप साइकिल चला रहे हो, अब आप पेडल दे रहे थे, पहले स्लो दे रहे, अब आप तेज देने लगे, क्यों, तो पेडलों में आपने फोर्स लगाई,
तो क्या हुआ, उससे साइकिल की स्पीड बढ़ रही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जब आप देखो स्विमिंग करते हो, आप जितनी स्पीड से हाथ चलाओगे, जितनी ज़्यादा अपनी हाथ की फोर्स लगाओगे, उतनी ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो ये भी किसी का एग्जाम्पल हो गया, इसी का हो जाएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स का। अब देखो लास्ट पॉइंट की हम बात करें, अ फोर्स कैन चेंज द शेप, अ फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकती है। कैसे कर सकती है, अब देखो स्माइली बॉल देखिए, स्माइली बॉल, तो उसको जब हम दबाते हैं तो वो छोटी हो जाती है, कि नहीं हो जाती है छोटी, तो उसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया और साइज भी चेंज हो गई। जैसे कि हम देखो कोई सा भी मेटल लिया है, क्या हमने कोई सा भी मेटल लिया, अब उसको हैमर से हम ठोकेंगे, उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, उसकी साइज चेंज हो गई। तो ये थे हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, क्या बोला जाता है एक बार और, ठीक है। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो फोर्स क्या करती है, किसी भी रुकी हुई चीज़ को क्या करवाती है, मूव करवा देती है। इसके अपोजिट हो जाएगा, फोर्स क्या करती है, किसी भी मूविंग बॉडी को क्या करवा देती है, रोक देती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या करती है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या कर देती है, ऑब्जेक्ट जब किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका वो डायरेक्शन चेंज कर देती है। क्या, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या कर देगी, फोर्स क्या कर देगी, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकती है। और सेकंड क्या कर सकती है, वो स्पीड को चेंज कर सकती है मूविंग, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। और लास्ट पॉइंट क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकती है, उसका शेप और साइज को चेंज कर सकती है। तो ये थे हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, कितने टाइप्स की फोर्स होती हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो हमको सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स की फोर्सेस पढ़ना है। वैसे तो बहुत टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, बट हमारे लिए सिर्फ दो टाइप्स की फोर्सेस पढ़ना है। कौन कौन सी पढ़ना है, पहली तो पढ़ना है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरी पढ़ना है अनबैलेंस्ड फोर्स। सिर्फ यही दोनों फोर्सेस पढ़नी है, ठीक है, क्लास 9 के अकॉर्डिंग। बट मैं फोर्सेस से पहले ना आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यदि आपको इसके टाइप समझना है, तो मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पे, ग्राउंड पर रखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है, ग्राउंड पर रखा हुआ। अब मान लो जब हम इस तरीके से हम कोई सी फोर्सेस लगाते हैं, इस तरफ से जब हम कोई सी फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। और जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरह पे एक फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ, जिस तरफ हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरफ हमारी कौन सी फोर्स लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स, तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स, एफ लिख दिया। और एक बात भी और पड़ी होगी, यदि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है 10 न्यूटन, न्यूटन क्या होती है, फोर्स की यूनिट, न्यूटन पढ़ाया था ना अभी जस्ट। तो इधर मान लो हमारी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है इस तरफ भी वो कितने न्यूटन की लगाएगी, 10 न्यूटन की लगाएगी। इतना समझ में आया, बस थोड़ा थोड़ा आपको टॉपिक समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो जब हमारा कोई सा ऑब्जेक्ट ये ग्राउंड पे रखा है, तो हमारी एक नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ लिख दिया हमने। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने क्या लिख दिया, जीएफ। देखो यदि कोई ऑब्जेक्ट हवा में होता है तो वो नीचे क्यों करता है, क्योंकि उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगी। तो उसी तरीके से जब वो ग्राउंड पर लगा है ना, तो तब भी एक फोर्स लगेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यदि ये ग्राउंड पर रखा है तो ग्राउंड भी क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, इसमें क्या हो रहा है, ग्राउंड भी क्या कर रहा होगा, धक्का देने की कोशिश कर रहा होगा। तो ग्राउंड कौन सी फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ रिएक्शन। वैसे फोर्स ऑफ नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन अभी आप क्या समझो, फोर्स ऑफ रिएक्शन। और जितनी फोर्स नीचे लगेगी उतनी फोर्स हमारी कितनी लगेगी, ऊपर लगेगी। तो ये दोनों भी हमारी कैसी होंगी, सेम फोर्स लगेंगी। इतना समझ में आया, बस इतना ही समझना था। ये तो पहला पॉइंट था। और उसी में एक दूसरा पॉइंट और, बस आपको ये करना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि ये किस तरीके से आया। आपने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा है, अच्छी बात है। मास के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन हमने कोई बात नहीं, अभी नहीं पढ़ा ना मास के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप इतना याद रखो, m का मतलब होता है मास, a का मतलब होता है एक्सीलरेशन, f का मतलब है फोर्स। बस ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, तो ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लिए। अब मान लो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये बॉक्स बनाया, ठीक है। अब इस फोर्स से इधर से हम 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, कितने न्यूटन की, 10 न्यूटन की।
और इस साइड से भी हम 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, क्या हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा? हम इधर से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे, उधर से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे, मतलब दोनों साइड से बराबर ही फोर्स लगा रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट ना इधर मूव कर रहा है ना उधर मूव कर रहा है, यानी कि ये रेस्ट में हो गया एक तरीके से। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, यूनिक, ये कौन सी फोर्स है, हमारी बैलेंस फोर्स। और ये जो हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, ये चारों फोर्सेस हैं, इन सभी फोर्सेस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। नेट फोर्स किसको बोलते हैं, इन चारों फोर्सेस को हम नेट फोर्स बोलते हैं। तो इसकी जो हमारी नेट फोर्स थी वो कितनी हो गई, क्योंकि इधर से भी हमने 10 न्यूटन लगाया, इधर से भी 10 न्यूटन लगाया, तो हमारी टोटल फोर्स कितनी हो गई, 0 फोर्स हो गई। फोर्स फाइंड किस तरीके से करेंगे, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे फोर्स कितनी निकल गई, 0 निकल। इसका मतलब ये कैसा है, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, यदि क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स जो इस बॉडी पर लग रही है वो क्या होगी, 0 होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, उसे बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे यही हो रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, अब हमने इधर से कितनी लगाई, 10 न्यूटन की लगा दी, ठीक है, और अब हमने साइड से कितने न्यूटन की लगा दी, 20 न्यूटन की। क्या ये बैलेंस्ड फोर्स है, नहीं है, क्योंकि देखो ये ज़्यादा पावरफुल है। देखो जैसे कि आप हो, एक साइड आपका दोस्त है, या फिर एक से मान लो ये सूखा साखत, ये पतला सा लड़का, और ये साइड बढ़िया क्या है, हड्डा कड्डा सा लड़का है, ठीक है, बढ़िया हड्डा का। अब ये क्या, इसमें क्या, ये 20 न्यूटन की लगा रहा है, ये 10 न्यूटन की, इसका मतलब ये पीछे को खिंच रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस हो रही है फोर्स, नहीं, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रही, इधर को आ रही। कितनी आ रही फोर्स, देखो बड़े में छोटा माइनस करते हैं जब फोर्स फाइंड करते हैं, फाइन है, देखो बड़े में जरूरी नहीं है, जो चीज़ बड़ी है उसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे फोर्स, मतलब 10 न्यूटन में से हम माइनस कर देंगे 10 न्यूटन, तो कितना आंसर आएगा, 10 न्यूटन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स यही बोलता है, जो रिजल्टेंट फोर्स है तो वो क्या होती है, वो 0 नहीं बोलती, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अच्छे समझ आएगा बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, यूनिफॉर्म मोशन, यदि हमारी कोई सी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, क्या यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो बताओ वो बैलेंस्ड फोर्स होगी या अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। कमेंट करो, फिर आप आगे वीडियो को प्ले करना, पोस्ट करो और बताओ क्या होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, मोस्टली बच्चे बोल रहे होंगे ये किसका होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। कौन सी होगी, अनबैलेंस्ड। आप यही सोच रहे हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है, असल में ये बैलेंस्ड फोर्स है। देखो किस तरीके से, मान लो ये हमारा क्या है, एक ट्रेन का इंजन है जो कि कितनी स्पीड से भग रहा है, मान लो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भग रहा है, ठीक है। अब इसका जो इंजन है कितनी पावर जनरेट कर रहा है, हमने मान ली कितनी इंजन पावर जनरेट कर रहा है, 100 न्यूटन इंजन पावर जनरेट कर रहा है। तो 100 न्यूटन पावर जनरेट कर रहा है, हमने क्या बताया, इस साइड को फोर्स लग रही, तो उसके अपोजिट में फोर्स कौन सी लगती है, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस साइड कौन सी फोर्स लग रही होगी, हमारी फ्रिक्शन फोर्स। हमने बताया था फ्रिक्शन फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये क्या होता है, दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो नेट फोर्स क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। तो यही तो बोला है, देखो फोर्स इस, फिर तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ऑब्जेक्ट को रोका जाना चाहिए था, फिर वो मूव क्यों कर रहा है, नहीं, फोर्स तो लग रही है, फोर्स लगेगी उसमें, लेकिन जो नेट फोर्स है वो 0 हो रही है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है यहाँ पे नेट फोर्स। यदि नेट फोर्सेस किसको बोलते हैं, इन फोर्सेस को, इन फोर्सेस अकेले 0 हो जाए तो इसका मतलब उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। तो इस केस में यही हो रहा है, यहाँ पे हमारी नेट फोर्स कितनी हो जा रही है, 0। और एक बात और, यूनिफॉर्म में हमारा एक्सीलरेशन कैसा रहता है, 0। पहली कारण क्या होगा, इसमें एक्सीलरेशन 0 है, इसलिए हमारी फोर्स भी 0 आ रही है। तो देखो यहाँ पे फोर्स यदि ये फॉर्मूला के बारे में नहीं पता, हम यहाँ पे फॉर्मूला एक ही जगह 0 पुट कर दें तो फोर्स हमारी वैसे भी 0 हो जाएगी। फिर आपको एक डाउट और आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब आपको लग रहा होगा ये भी किस में होगी, रेस्ट में होगी, मतलब कि ये भी बैलेंस्ड फोर्स होगी, नहीं, यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन 0 नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उससे भी समझ सकते हैं। या फिर यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो इस पर क्या हो रहा है, जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स से कम हो जाती है। अब ये सब क्यों हो रहा है वो सब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट मेन कॉन्सेप्ट ये था, आपको ये पूछा जा सकता है 1 वर्ड में कि बताओ यूनिफॉर्म मोशन बैलेंस्ड फोर्स होगी या अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, तो आप सीधा कह दोगे ये कौन सी होगी, हमारी बैलेंस्ड फोर्स होगी। और या फिर एक वर्ड के क्वेश्चन है, वो तो आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए हो रहा है। यदि आपसे पूछा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारी बैलेंस्ड फोर्स होगी या अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, तो आप सीधा बता सकते हो ये हमारी कैसी होगी,
अनबैलेंस फोर्स होगी। अब समझ में आया बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। तो यही बोला गया, आप बैलेंस फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंजेस इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो हमारी क्या बैलेंस फोर्स है वो क्या करती है, हमारी जो बॉडी मोशन है तो वो मोशन में रहेगी, उसको चेंज नहीं करेगी। यदि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में होगी, तो क्या करेगी ये बैलेंस फोर्स, उसको चेंज नहीं करेगी। व्हाट, अनबैलेंस्ड ऐसा ना करके वो चेंज करेगी मोशन और रेस्ट के ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ये बात ही कर चुके हैं। ठीक है, और ये भी बता कि जो बैलेंस फोर्स होती है वो एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस नहीं करती है, एक्सीलरेशन को एक्सीलरेट नहीं होती है, लेकिन अनबैलेंस्ड बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी एक्सीलरेट होती है। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, बॉडी एक्सीलरेट होती है। और लास्ट फोर्स में देखो, ये फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देखो जो फोर्स के जो होते हैं, जो मैग्नीट्यूड, हमने बैलेंस फोर्स में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वली हैं। तो यहाँ पे ये कैसे हमारे इक्वली है ना, तो ये इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इससे क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, उसके चक्कर में हमारी F0 हो जाती है। तो हम कहते हैं वो कैसी हमारी बैलेंस फोर्स है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे मैग्नीट्यूड अनइक्वल होते हैं, जिसके चक्कर में क्या हो जाते हैं, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, तो एक साइड की ग्रेटेस्ट फोर्स हो जाती है, एक साइड की स्मॉलर, इसलिए हम इसमें बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। इतना समझ में आया। तो देखो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो पहले आप ये इतना सा नोट कर लो, मैं थोड़ा यहाँ पे ये इतना रफ कर दूंगा ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहीं पे न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ किस तरीके से आ सकते हैं। तो पहले ये नोट करो, देखो अब आप इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं। मान लो ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब इधर पे देखो, ये तो आप सिंपल समझ चुके थे, इधर से हमारी 10 न्यूटन लग रही है और इधर से हमारी 20 न्यूटन लग रही है। तो यहाँ पे हमारी एफ नेट कितना बचेगा, टोटल फोर्सेस पे कितनी बचेगी, हम देखो जिस साइड बड़ी वाली फोर्स होगी ना उसमें से माइनस करेंगे छोटी वाली फोर्स को। तो यहाँ पे हमारी कितनी बचेगी, 20 में से माइनस कर देंगे 10 को, तो यहाँ पे हमारी बचेगी 10 न्यूटन फोर्स बचेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो जरूरी नहीं है रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है हम दो ही फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हम इधर से दो फोर्स लगा सकते हैं। एक हमने यहाँ से लगा दी 10 न्यूटन की और दूसरी साइड लगा दी हमने यहाँ पे 50 न्यूटन की, और एक फोर्स इधर से लगा दी हमने 20 न्यूटन की। अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स, जरूरी थोड़ी एक बड़ा आदमी आया, ठीक है, और आगे से दो आदमी आ रहा है, तो ये मान लेते हैं जो दो आदमी आ रहा है वो कितने के, 10 न्यूटन के और ये 15 न्यूटन के। जो अपोनेंट है वो अकेला, वो कितने का, 20 न्यूटन के। अब बताओ तो ये दोनों ओवरऑल फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम 25 में से माइनस कर देंगे 10, मतलब कि फोर्स इधर को लगेगी। जो बड़ा आदमी होगा वो खिसकेगा इन दोनों की वजह से। ये इस तरीके से, या फिर ऐसा भी हो सकता है नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स बात बराबर ही, मतलब ओवरऑल फोर्स जितनी भी जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है उस फोर्स को। तो यही थी हमारी दोनों टाइप्स की फोर्स। आई होप अब आपको दोनों टाइप्स की फोर्स समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो अब हम बात करते हैं इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको उसी की स्टेट को चेंज करने से रोकता है। मतलब कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगी हमेशा मैं रेस्ट में रहूं, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहेगी हमें मोशन में रहूं। तो उसको ही कहते हैं हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, कौन सा बताया था, देखो ये फिर से बताता हूँ एक बार और। ठीक है, अब ये देख लो, हमारे पास एक ग्लास है और ये पेपर है और हमने ये कॉइन है। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था ये किस तरीके से हो रहा था, पर उसको बताया नहीं था ये किस तरीके से, बस आपको थोड़ा सा बताया था कि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब बताते हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से कर लिया। अब देखो अभी मैं इसको स्लोली खींच रहा हूँ तो हमारा कॉइन भी साथ में आ रहा है और पेपर में साथ में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी ये इसके कांटेक्ट में। अब देखो जब मैं इसको स्पीड से मोशन में लाऊंगा, क्या स्पीड से मोशन में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉइन क्या हुआ, पेपर तो आगे निकल गया लेकिन कॉइन क्या हो गया, वहीं की वहीं रुका गया, कॉइन आगे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा आगे, क्योंकि कॉइन हमारा किस में था, रेस्ट में। अब वो ग्रेविटी की चक्कर में क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो ये यहीं से हमको पता चला क्या है, इनर्शिया। यदि हमारी कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी हमारी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। यही बताता है हमारा इनर्शिया। तो किसी भी बॉडी की, किसी भी हमारा या कोई सा भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया हम किस तरीके से मेजर करते हैं, उसके मास से। यदि जिसका ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। क्या या फिर बोलते हैं इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है उसके मास से। देखो इफ़ अ बॉडी हैज़ मोर मास इट हैज़ मोर इनर्शिया। यदि हमारे कोई, जैसे कि हम एक ट्रक ले आए
और एक साइकिल ले आए तो किसका ज़्यादा एनर्जी होगा? ट्रक में धक्का देना आसान होगा या फिर साइकिल में धक्का देना आसान होगा? तो हमें साइकिल में धक्का देना आसान होगा। तो इसका मतलब क्या है? साइकिल का एनर्जी कम है, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? मासेस के। यहाँ पर ट्रक का सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इतना है समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी हमारी दो टाइप की होती हैं। क्या? दो टाइप की। पहला होगा एनर्जी ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ऑफ रेस्ट क्या कहता है? यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगी मैं हमेशा रेस्ट में रहूं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल की ले लो, देखो जैसे कि हम पेड़ों पर वो पत्ती लगी रहती हैं, वो उस वक्त क्या लगी थी? पेड़ों पर पत्ती लगी तो भी रेस्ट में है। जब तक हम उसमें एक्सटर्नल एफर्ट नहीं करेंगे तो वो किस में नहीं आएगी? मोशन में आएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई बस रुकी हुई है, आप उसमें बैठे हो तो अभी रेस्ट में है तो कुछ नहीं हुआ। अब जैसी बस वाला गाड़ी को चालू करेगा तो बस आगे को बढ़ेगी, आप पीछे को जाओगे। क्यों जाएगी? बस रेस्ट में थी तो बस एकदम से मोशन में आ गई, लेकिन आप अभी भी किस में थे? रेस्ट में थे। इसलिए तो आप किधर जाओगे? पीछे की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे? तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? एनर्जी ऑफ रेस्ट। अब एनर्जी ऑफ मोशन का क्या हो जाएगा फिर? ये देखो, एनर्जी ऑफ मोशन का इसका उल्टा हो जाएगा। यदि कोई गाड़ी मोशन में है, एनर्जी ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मोशन में होगी हमारी बॉडी। देखो एनर्जी, हमारी कोई बॉडी मोशन में है। मान लो कोई बस है, अब बस हमारी किस में जा रही है? मोशन में जा रही है। ठीक है, इस तरीके से चलते जा रही। अब बस वाला एकदम से ब्रेक अप्लाई करता है तो जो नीचे का पार्ट होगा, जो बस होगी, वो तो रुकने लगेगी, लेकिन जो आपकी बॉडी होगी वो तो अभी भी मोशन में होगी। तो मोशन में होगी तो वो आगे को बढ़ेगी और बस पीछे को रहेगी। तो आप किस तरफ की तरफ भगते हो? आगे की तरफ। देखा होगा कई बार एकदम से ब्रेक लगाते हैं, आप आगे की तरफ चले जाते हो और बस वहीं पर रुक जाती है। ये क्यों होता है? एनर्जी ऑफ मोशन के कारण होता है। इतना है समझ में अच्छे से। तो देखो अब हम इसके और एग्जांपल्स करते हैं अच्छे से। पहले मैं इनको रफ करता हूं, फिर इस पर नए एग्जांपल्स लिखूंगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एनर्जी ऑफ रेस्ट और एनर्जी ऑफ मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। अब हम बात करते हैं इनर्शिया के एग्जाम्पल्स की। जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक में इनर्शिया का जो भी टॉपिक है, उसी टॉपिक में से हमने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। पहले एग्जाम्पल में क्या बोला? व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? कोई भी एक मूविंग बस है, मूविंग बस में आप खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग। ठीक है, मूविंग बस में कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है, तो जब भी ड्राइवर है ना ब्रेक अप्लाई करता है तो आप आगे की तरफ क्यों भग जाते हैं? फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ क्यों भग जाते हैं हम? इसका कारण क्या है? देखो ऐसे समझो, मान लो आप बस के अंदर बैठे हो, ठीक है, और बस चल रही है। ठीक है, बस चल रही है, आप खड़े हो बस के अंदर। ठीक है, अब क्या कहता है? ड्राइवर ब्रेक्स लगाते तो आप आगे भग जाते हो। क्यों भग जाते हो? देखो अभी जब आप बस के अंदर बैठे थे तो किस में कहते? एनर्जी ऑफ मोशन में थी आपकी बॉडी पूरी। किस में थी? मोशन में एक तरीके, क्योंकि जब बस उस वक्त चल रही थी, एनर्जी ऑफ मोशन में और बस भी मोशन में। अब बस को हमने क्या कर दिया? बस को हमने रोक दिया, बस को रोक दिया, लेकिन आप किस में थे? मोशन में। आप तो आगे को बढ़ोगे ना, बस हुई है रेस्ट में, आप थोड़ी देर मोशन में। उसी के चक्कर में हम क्या बोलते हैं? आगे को भग जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इसका उल्टा आएगा। क्या बोला? व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द ब्रेक सडनली स्टार्ट मूविंग। अब क्या बोला गया? मान लो अब बस में आप खड़े हो और बस भी रुकी हुई है, आप भी बस में खड़े होकर रुक गए। अब बस क्या होती है? एकदम से स्टार्ट हो जाती है, सडनली क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है? हम पीछे की तरफ क्यों हो जाते हैं? देखो पहले आप दोनों रेस्ट में थे, आपकी बस भी किस में थी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, और आप भी किस में थे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे कि नहीं? दोनों के दोनों रेस्ट में। अब क्या होता है? आपकी बस को किस में कर दिया? मोशन में। आपको किस में कर दिया? रेस्ट में। तो बस आगे को भगेगी, आप रेस्ट में रहोगे तो आप पीछे को जाओगे। इसलिए हमको क्या लगता है? पीछे को झटका लगता है, बैकवर्ड। तो ये पहला एग्जांपल किसका था? इनर्शिया ऑफ मोशन का। और दूसरा एग्जांपल ये किसका था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। हमारी इसमें बॉडी किस में कोशिश कर रही थी? रेस्ट में होने की। और इसमें कैसी कर रही थी कोशिश? मोशन में रहने की, क्योंकि बस हमारी उस वक्त चालू थी और बस को उस वक्त रोक रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात गई, नेक्स्ट पॉइंट की बात करती है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। वाई आर सीट बेल्ट यूज इन अ कार और द अदर व्हीकल। जो हमारी कार्स होती हैं और जो अदर व्हीकल्स होती हैं उनमें हम सीट बेल्ट यूज़ क्यों करते हैं? देखो सीट बेल्ट इसलिए करते हैं। देखो मान लो एग्जाम्पल की, देखो मान लो आपकी गाड़ी चल रही, अब एकदम से हम सडनली ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी आगे को भग जाती है, तो हम किसी चीज़ में टकरा ना जाए, इसलिए हम सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं। और सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो वो क्या होता है? जैसे ब्रेक या कुछ लगता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाते हैं, इसलिए हम सीट बेल्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वाई डज ओनली द बॉटम कॉइन हैव, क्या बोला? वाई डज ओनली द बॉटम कॉइन मूव व्हेन अ पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन कैरम बोर्ड इज हिटिंग विथ अ स्ट्राइक। तो क्वेश्चन में क्या ये बोला गया? जब देखो पाइल का मतलब होता है बंडल, देखो इस तरीके से बंडल, क्या कॉइन हमारे बंडल के ऊपर रखें, इस तरीके से हमारे क्या रखेंगे? कॉइन, मतलब
ये कॉइन वो गोटी रहती है उसमें चलने के लिए, ठीक है, वो इस तरीके से मारते हैं, स्ट्राइकर रहता है उसमें। तो ये जो हमारे पायल रहते हैं, ये कॉइन रहते हैं, तो इनमें सिर्फ वो नीचे वाला ही क्यों मूव करता है, क्योंकि हम नीचे वाले को ही मोशन में लाते हैं। जब हम स्ट्राइकर से मारते हैं तो स्ट्राइकर सिर्फ नीचे वाली में जाकर गलता है, तो वो मोशन भी किसको दे रहा है, कि मूव किसको कर रहा है, नीचे वाली। और जो ऊपर वाली किस में थी, रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहेंगी, ठीक है। ये आया समझ में। अब देखो ये तो आ गया होगा आपको समझ में, आया समझ में। और देखो एक टाइप का और क्वेश्चन बन जाता है, देखो आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी दो आ गए, एक एलिफेंट है, ठीक है, एक एलिफेंट है एंड एक हमने ले लिया अंट ले ली, ठीक है, एक एलिफेंट ले लिया और एक अंट ले ली। अब बताओ किसमें किसका एनर्जी होगा। एक स्थाई का भी क्वेश्चन बन जाता है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसका ज़्यादा होगा बताओ, अंट का एनर्जी ज़्यादा होगा या फिर एलिफेंट का ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स एलिफेंट का ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका जितना मास होता है उसका ही उतना ज़्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले आप इन एग्जांपल्स को राइट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। अभी इससे पहले जस्ट हमने क्या पढ़ाएगा, इनर्शिया के बारे में। तो वही तो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा, वही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि क्या कहता है, क्या कहने का मतलब ये है, यदि हमारी कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यदि हमारी कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी कैसी रहेगी, मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही तो हमारा इनर्शिया कहता है। तो इनर्शिया क्या है, एक न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की एक प्रॉपर्टी है। आप कहोगे इसके एग्जांपल्स, अभी हमने इनर्शिया की जो एग्जांपल्स लिखे थे ना, वही तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा, ठीक है। देखो ये क्या है, एप्पल है और ये हमारे पास एक चाकू है, ठीक है। ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से इसमें इस तरीके से कर, ठीक है। अब देखना, अब ये भी कैसा हमारा रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में। तो इसका एनर्जी कैसा है, रेस्ट में, इसका भी रेस्ट में। अब मान लो मैंने इसका एनर्जी मोशन में कर दिया और इसको मैं रेस्ट में रहना चाहता हूँ। तो अब आप देखना, ठीक है, अब देखना आप, तो अब ये क्या हो रहा है, ये अब आपको क्या लग रहा है कि एप्पल ऊपर आ रहा है, नहीं, एप्पल रेस्ट में ही था। हमने क्या किया था, इसको मोशन में किया था, इसकी एनर्जी किस में कर दिया था, हमने मोशन में किया था। तो ये मोशन में था, ये अपने आप को रेस्ट पे ही ला रहा था, ये रेस्ट पे ही था, ये नीचे को जा रहा था, ये अपने आप को किस में ला रहा था, रेस्ट में। तो इसलिए अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा था, ये रेस्ट में था और अभी भी रेस्ट में ही है, ठीक है। ये था मोमेंट, ये इसको हम नीचे ले जा रहे थे, तो ये नीचे ना जाके ऊपर को आ रहा था। असल में ये अपनी उसी रेस्ट पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा था और ये उसी रेस्ट पोजीशन पे हैगा। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर बोल सकते हैं हम इसे इनर्शिया, ठीक है। इतना समझ में आया, और बाकी के एग्जाम्पल आप इनर्शिया में जाकर ही देख सकते होगे। अब देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। तो अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की, बट सेकंड लॉ पढ़ने से पहले ना आपको मोमेंटम के बारे में आना चाहिए। तो हम थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। बट मोमेंटम से ना पढ़ने से पहले ना हम ये चेक करते हैं क्या फोर्स मास पर डिपेंड करती है। चलो वो चेक करते हैं। क्या मान लो एक साइड है हमारा एलिफेंट, ठीक है, एक साइड है हमारा एलिफेंट और दूसरी साइड ले ली हमने कैट ले ली। अब बताओ इसको खिसकाना आसान रहेगा या फिर इसको खिसकाना आसान ना रहेगा, किसको रहेगा इन दोनों में से हम इजीली किसको खिसका सकते हैं। कैट में धक्का देना आसान होगा, लेकिन एलिफेंट का मास बहुत ज़्यादा है तो उसमें धक्का देना बहुत मुश्किल रहेगा। इसका मास कम है तो उसमें हम इजीली धक्का दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, फोर्स, जिसकी फोर्स ज़्यादा, इसमें कितनी ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगी क्योंकि इसका ज़्यादा मास है, इसमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि इसका ज़्यादा मास है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इतना समझ में आया, ठीक है। वो सब इसी से रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाना चाहता हूँ। अब ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या वेलोसिटी भी इसी पर डिपेंड कर रही है। क्या वेलोसिटी भी डिपेंड करती है क्या मास पर। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो अब देखो एक क्रिकेट बॉल ली हमने, कौन सी ली, क्रिकेट बॉल, ठीक है। अब क्रिकेट बॉल ली, अब उसको आप हाथ से फेंको, अब हाथ से फेंको, ठीक है, आपने हाथ से फेंको और देखो वो कितनी दूर जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा उसी क्रिकेट बॉल को हमने बैट से फेंका, बैट से मारा, तो बैट से मारा तो क्या हुआ, वो ज़्यादा दूर तक चली गई। क्या वो ज़्यादा दूर तक जा रही, जैसे कि टेबल टेनिस की बॉल है, जब हम उसे हाथ से फेंकते हैं तो वो इतनी दूर नहीं जाती। जब हम टेबल टेनिस के बैट से लेकर फेंकते हैं तो वो कितनी दूर जाती है और कितनी तेज जाती है। इससे क्या पता चलता है, उसमें फोर्स, हम उसमें ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं। जब हम बैट से मारती तो क्या बैट से ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं। जैसे कि हम
बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, जब हम उसे हाथ से फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाती, जब हम लेग से फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूर जाती है, क्योंकि लेग से हम ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। अब इन दोनों टर्म को हम साथ में रिलेटिव करते हैं तो क्या जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू वेलोसिटी। और ये जो मास इनटू वेलोसिटी, यही तो है हमारा मोमेंटम, यही है हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी का जो मास है और जो उसकी वेलोसिटी है उसको ही तो कहा गया है मोमेंटम। अब समझ में आया मोमेंटम क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब हम बार बार मास इनटू वेलोसिटी ना बोल के क्या बोलेंगे, उसे मोमेंटम बोलेंगे। अब समझ में आया मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होगा हमारा, मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू में वेलोसिटी। और मोमेंटम को हम डिनोट करेंगे स्मॉल पी से। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल पी से, कैपिटल पी से नहीं, स्मॉल पी से। मोमेंटम इज इक्वल टू मास का तो पता ही है इनटू वेलोसिटी। इतना समझ में आया। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं हम। एसआई यूनिट क्या हुई इसकी, मास को किस में लिखते हैं हम, केजी में, और वेलोसिटी को किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी एसआई यूनिट हुई। अब इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, आप बताओ, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम में हमारा क्या आ रहा है, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। मास कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। जब हम स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी करते हैं तो हमारे लिए क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। आप यह भी लगा सकते हो कि वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम के पास भी क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ये कैसी हो जाएगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक मिनट, यहाँ पे गलत हो गई, TI TY क्वांटिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मान लो, अब हमारी किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जो ली है, या फिर बॉडी हमारी रेस्ट में है। एक एग्जांपल लिया, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, यदि बॉडी हमारी रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। अब उसका मोमेंटम क्या हुआ, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकल के आया, मास इनटू में वेलोसिटी। तो यही तो है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास मान लो इसका m होगा, कोई भी बॉडी है उसका मास हमने m मान लिया है और वेलोसिटी थी v। लेकिन यहाँ पे बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो। तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम भी उसमें क्या होगा, जीरो। तो हमारा मोमेंटम कब जीरो होगा, वन वर्ड का आंसर आ सकता है, कब होगा मोमेंटम जीरो, जब हमारी बॉडी रेस्ट में होगी। इतना समझ में आया। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज और एग्जांपल और समझाता हूं। देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, आई होप ये इतना आपने नोट कर लिया होगा। देखो मैं इसे रफ करता हूं। देखो अब मान लो हमारे पास कार है, हमने कार ली है। अब मैं नेम लिख देता हूं, ठीक है, कार, सेम कार है, सेम ही स्पीड होगी, सब कुछ सेम होगा। अब एक चल रही है हमारी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और दूसरी चल रही है हमारी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताओ किसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ, बताओ किसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर किसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ, ये जो कार है पहली वाली, इसका ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा होगा। जिस कार में क्या होती है, जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसका उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल, ये तो हुआ हमारा दो, अब हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया। अब एक साइड हमने ले लिया कार, ये चल रही है वेलोसिटी v से चल रही है। अब मान लो दूसरा ले लिया हमने ट्रक, ठीक है, अब ट्रक ले लिया, ट्रक भी मान लो वेलोसिटी v और या फिर मान लेते हैं दोनों 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो बताओ अब इन दोनों में किसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये इसका जो ट्रक है, यहाँ पे ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये कार जो पहली थी इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्लियर आया, यानी कि मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, जिसका ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा, या फिर जिस चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। आप ये मत समझना मोमेंटम कब ज़्यादा होगा, जब मास भी ज़्यादा हो या वेलोसिटी भी ज़्यादा हो तभी मोमेंटम ज़्यादा, नहीं। यदि हमारी वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, यदि हमारा मास ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। आई समझ। तो ये था। अब देखो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो पहले आप मैं इधर ये रफ कर देता हूँ, एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हो ताकि आपको बाद में याद रहे। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ।
तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। तो पहले एग्जाम्पल में क्या बोला, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम है, ठीक है, व्हेन इट्स फायर्ड फ्रॉम अ गन विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या बोला गया है, मोमेंटम फाइंड करना है एक बुलेट का जिसका मास कितना दिया है, 25 ग्राम दिया है। इसको फाइट किया जा रहा है गन से, उसकी वेलोसिटी कितनी है उस बुलेट की, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। मास हमारे पास कितना दिया है, 25 ग्राम दिया है, तो ग्राम से सबसे पहले इसके किस में करना पड़ेगा हमारे लिए, केजी में कन्वर्ट, हमेशा केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारा किस में केजी में करेंगे, तो मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.05 ग्राम। उसके बाद वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में दी है 100, तो हमने 100 एज इट इज लिख ली। इतना है समझ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। मास कितना दिया है 0.05 इनटू में 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएगा, 2.5 यहाँ पे होगा केजी मीटर पर सेकंड। ये यूनिट्स आपको लिखना है केजी मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा इस गन का, किसका हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, बुलेट का, जो भी हमारा मोमेंटम भी पूछा गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये मैं एग्जांपल रफ कर दूं, ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पोस्ट करो और नोट कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, अब हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखो हमारे पास एक गुड लोरी है। गुड लोरी मतलब कोई सामान उठाने वाला हो, केन वगैरह जो भी हो, ट्रक है मान लो, ट्रक मान के चलो, जो भी कह रखा गुड्स मतलब कोई सामान रखें। गुड्स का मतलब ये गुड वगैरह वैसा गुड नहीं है, ठीक है, अच्छा वाला मतलब कि गुड सामान, ठीक है। गुड का मतलब अच्छा मत समझो, ये गुड मतलब कुछ सामान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोई ट्रक है, उसका मास कितना दिया है हमारे पास, 40, कितना दिया इसका मास दिया हमारे पास 4000 kg, ठीक है। किसका दिया है, ये मान लो कोई ट्रक है, हमने ट्रक मान लिया, ठीक है। और जो ट्रक्स उस गुड में मतलब कुछ प्रोडक्ट को लोड किए हैं, जिसका वजन कितना आएगा, कितना किए 20,000, ठीक है। तो हम इसमें प्लस कर देंगे दोनों का 20,000, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टोटल मास कितना निकल गया, 24,000। ओ गलत लिख दिया, उल्टा कर, सही है, ठीक है। 24,000 हो जाएगा। ये क्यों हमने ऐड किया, क्योंकि उस ट्रक के अंदर ही है और उस ट्रक की वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी है 25। अब हमारे इसका मोमेंटम बताना है। वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी है 25, 2 मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो इसी तरीके के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आने वाले हैं, 1-2 मार्क्स के ही आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे इनटू में 2, तो हमारा हो जाएगा 48,000 kg मीटर पर सेकेंड। तो यही था हमारा मोमेंटम का छोटा सा टॉपिक। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, जो कि मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस एक बात रखना है कि यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा है मोमेंटम ज़्यादा है, तो उसका मतलब उसका मास ज़्यादा हो सकता है या फिर वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है। 1 वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ की बात करेंगे, न्यूटन के, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पहले पढ़ा, इसलिए मैंने आपको ये पहले पढ़ाया, उसमें इसकी चर्चा की गई है, तो आप पहले से नोट करो। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की, कि न्यूटन ने सेकंड लॉ में क्या बोला था। तो उन्होंने क्या बोला था न्यूटन के सेकंड लॉ में। देखो न्यूटन की सेकंड लॉ से पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अब मान लो हमारे पास हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका मोमेंटम चेंज करना है। क्या करना है, इसका मोमेंटम चेंज करना है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मोमेंटम किस तरीके से चेंज करेंगे, आप कहोगे इसका मास चेंज कर दो, मास बढ़ा दो। आप क्या कहोगे, इसका मास बढ़ा दो तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, नहीं। तो आप इसमें मास बढ़ा रहे हो, इस गाड़ी में 2 आदमी और एक्स्ट्रा बैठा दोगे तो मास बढ़ रहा है, इसका मतलब होगा मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में क्या था मोशन वाले में, उसने बताया था चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, लेकिन हमें मोमेंटम चेंज करने की बात कर रहा हूँ। तो मोमेंटम हमारा कब चेंज हो सकता है, जब हम वेलोसिटी को चेंज करेंगे, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तभी तो वेलोसिटी तो हमारी चेंज हो जाती है ना। तो वेलोसिटी चेंज कब होगी, हमारी वेलोसिटी चेंज, जब हम इसमें स्पीड को इंक्रीज करेंगे, तभी तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। तो हमें एक तरीके से इसमें फोर्स लगाना पड़ेगी, तो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। जब हमारी वेलोसिटी चेंज होगी
तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अब हम जितनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उतनी ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। क्या? यदि हमें जितनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज करना है उतनी ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। यदि हम जितनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं तो उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। तो इससे क्या पता चलता है? क्या पता चल रहा है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। यदि हमारे देखो मोमेंटम चेंज करेंगे, यदि देखो हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है, और हम जितनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है? हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसका मतलब हो जाएगा फोर्स जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं। अब मान लो, ठीक है, अब देखो ये हमारी, आप सपोज कर लो ये हमारी कोई सी गाड़ी है। अब ठीक है, अब देखो मैं इसमें कम कम फोर्स लगा रहा हूं तो ये हमारी स्लो आगे स्लो स्पीड से चलेगी, कम वेलोसिटी लग रही है। ठीक है, कम वेलोसिटी लग रही है, कम वेलोसिटी यहां तक पहुंचने में। अब मैंने इसको स्लो चलाया था यहां से लेके यहां तक स्लो, तो इसमें क्या होता? हमारी क्या थी? इसमें फोर्स में कम लगा रहा था, फोर्स कम लगा रहा था तो हमारी वेलोसिटी भी कम थी, ठीक ही नहीं? तो इसमें हमारा टाइम कितना लग रहा है? टाइम ज्यादा लग रहा है। अब बात करो, मैंने इसमें ज्यादा फोर्स लगा दी, ये देखो ज्यादा फोर्स लगा दी, तो ये कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? मैं फोर्स ही तो लगा रहा हूं अपने हाथ से, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही कम टाइम होगा। समझ में आया? क्या? जितनी ज्यादा हमारी फोर्स होगी उतना ही हमारा कम क्या होगा? टाइम हो गया। तो यही तो कहता है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। अब डायरेक्टली, अब जी कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? रेट का मतलब देखो फिजिक्स में रेट का मतलब होता है टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मोशन का फर्स्ट चैप्टर किया था, जब हमने स्पीड के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि फोर्स, क्या बोला? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रही? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? फोर्स डायरेक्टली चेंज किसकी हो रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम फोर्स को इस तरीके से लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ जाएगा? रेट का मतलब क्या होगा? डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। अब चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, या हम लिख सकते हैं फोर्स को हम लिखते हैं एफ। चेंज इन मूवमेंट, चेंज का मैंने बताया था आपको इस तरीके से साइन बनाते हैं, इस तरीके, जैसे कि हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे, चेंज इन वेलोसिटी को हम इस तरीके से लिख रहे थे, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे हमने लिखा था एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सीलरेशन को हम किस तरीके से लिख रहे थे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हम एक साइड लिखते हैं फाइनल की और एक साइड लिखते हैं इनिशियल में अपॉन में टाइम। तो यहाँ इसी तरीके से हमारा क्या? चेंज इन मोमेंटम। तो हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे, तो यहाँ पे भी सेम कर देंगे। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम, एफ लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम हो जाएगा। इतना समझ में आएगा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास तो चेंज होता नहीं है, तो मास को तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमारी फाइनल की तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? हम वी बोलते हैं। माइनस यहाँ पे भी मोमेंटम है, मोमेंटम में क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रही, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होता है? यू, और अपॉन में हो जाएगा हमारा यहाँ से टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ये थोड़ा सा रफ करता हूँ, ये तो वैसे भी रफ वर्क था हमारा। अब देखो, अब यहाँ पे ये डेरिवेशन आ सकती है, ये कई बार पूछा जाता है पेपर में, तो आपको इसको समझना है और करना भी है। ठीक है, अब देखो इनमें से हम कॉमन लेके लगते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से कॉमन क्या जाएगा? हमारा मास, तो हमने यहाँ से मास कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे? फाइनल माइनस इनिशियल, और ये टाइम, ये हमारा टाइम भी तो बच गया है, तो हमने ये पूरे के साथ टाइम लिख दिया। कि आपने ये ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा है? यही तो होता है हमारा एक्सीलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इसकी जगह मैं एक्सीलरेशन लिख सकता हूँ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू ए। और एक बात और, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारी ये कोई ना कोई सी कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो हमने यहाँ से जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और इक्वल का साइन लगाया तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये कैसी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। और इस कांस्टेंट वैल्यू की हम वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? तो हमें इसको एक्सपेरिमेंट करके ही फाइंड करवाते हैं। जो न्यूटन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया
और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो के की वैल्यू लगभग एक ही आके आ रही थी। क्या आ रही थी? के की वैल्यू हमेशा बना के आ रही थी जब भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यहां से पता चलता है फोर्स। अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट करेंगे तो बनाएगा इनटू में एम इनटू में ए। तो यहां से हमारे लिए फोर्स का फॉर्मूला मिल गया था मास इनटू में एक्सीलरेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया फोर्स का। मैंने आपको बताया था जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी ना, फोर्स पढ़ा रहा था, उसमें बोला आपको फॉर्मूला के लिए बताया था। मैंने बोला था कि लास्ट में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आया। तो ये हम न्यूटन के सेकंड लॉ से बता सकते हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। अब वो इसको आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो कि जो मैंने हमेशा यहाँ पे जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखाएगा, किस तरीके से लिखा था। चलो फिर भी एक बार और बता देता हूँ क्या लगा था। देखो, जब हम फोर्स में जितनी ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे थे उतनी ही ज्यादा हमारी फोर्स बढ़ हम जितनी ज्यादा फोर्स लगा रहे थे उतनी ही ज्यादा हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। अब जितनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज हो रही थी उतना ही ज्यादा हमारा क्या हो रहा था? मोमेंटम चेंज हो रहा था। तो यदि हम जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा मोमेंटम चेंज होगा। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, ठीक है। और रेट का मतलब होता है टाइम। आप कहोगे इसके एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस। तो मैं आपको एक एप्लीकेशंस देता हूं, फिर मैं बोर्ड को रफ करूंगा और बाकी की इस पे लिख दूंगा, ठीक है, और एक्सप्लेन करेंगे फिर। अब देखो एक एग्जांपल ये, जैसे कि आप क्रिकेट तो खेलते हो, जब बॉल को आप कैच करते हो, देखो जब बॉल को आप ऐसी कैच, बॉल आ रही है, आप ऐसी पकड़े रहोगे तो आपके हाथ में लगती है, मतलब कि फोर्स ज्यादा लग रही है, फोर्स ज्यादा लगती है। तो देखो जैसी फोर्स ज्यादा लग रही तो आप क्या करते हो? पीछे ले जाते हो अपने हाथ को। यदि आपको फोर्स कम लगाना है अपने हाथों में तो वहां पे आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये भी किसी का एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूटन के सेकंड लॉ। यदि फोर्स ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। यदि टाइम आपको कम लगाना, बॉल को पहले पकड़ना है तो फोर्स ज्यादा लगेगी। फोर्स को कैसे हम एक्सपीरियंस कर जज कर सकते हैं? अपने हाथों में हमको लग रही है, उससे पता चल सकती है कि बॉल कितनी स्पीड से आ रही थी, उसकी कितनी फोर्स थी। हम एक तरीके से जज करके बता रहे। तो देखो और बाकी एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशंस और अच्छे से एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, मान लो ये है एक फ्लोर है, ठीक है, जिसकी हाइट मान लेते हैं कुछ भी होगी, हमने हाइट h मान ली। दूसरी तरफ भी दूसरी फ्लोर है जिसकी भी हाइट भी h है, मतलब सेम हाइट है दोनों की। अब इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ। जब ये आदमी यहाँ से डायरेक्ट नीचे, फ्लोर से नीचे कूदता, डायरेक्ट जमीन पर, क्या डायरेक्ट ग्राउंड पर कूद रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि इसकी हड्डी टूट जाती है या फिर ये मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा क्यों होता है कि नीचे मान लो हमने स्पॉन्ज का गद्दा बिछा दिए, ठीक है, नीचे हमने स्पॉन्ज के गद्दे बिछा दी। अब इसको इस पे गिराया तो उसको कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी सी फोर्स लगती है, थोड़ा बहुत ही लगता है। लेकिन इसमें तो क्या हड्डी वगैरह टूट जाती है या फिर उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो ये यहाँ से जब ये यहाँ से एकदम से कूदा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। एकदम से वेलोसिटी जीरो हो गई। पहले इसका कुछ ना कुछ मूवमेंट था। मूवमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इसके पास कुछ ना कुछ मास भी था और वेलोसिटी थी। अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। तो अब वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि v जीरो हो गए तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। एकदम से मोमेंटम जीरो होता है, हो जाएगा। तो मतलब कि फोर्स एकदम से लगेगी। फोर्स एकदम से क्या होगा? एकदम से फोर्स ऑफ इम्पैक्ट एकदम से पड़ेगा, एकदम से उसके ऊपर पूरी फोर्स लग गई। अब इसमें देखो, अब एकदम से, ठीक है, अब देखो यहां से भी क्या होता है, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब ये देखो किसी सॉफ्ट गद्दे पे गिर रहा है, अब ये स्पॉन्ज की गद्दे पे जब गिर रहा होगा तो वो गद्दा, पहले गद्दा भी दबेगा, धीरे धीरे गद्दा भी दबता है। देखा होगा आप किसी को, जब आप गद्दे के ऊपर कूदी तो आपकी कितनी बड़ी जंप है, तो पहले वो क्या था, वो गद्दा दबता है, फिर वो ऊपर उठता है। तो गद्दा पहले धीरे धीरे जमा होगा। तो जब वो यहाँ तक इस गद्दे के ऊपर आया होगा तो उसने थोड़ा बहुत टाइम इसको गद्दे को टाइमने लगा होगा। मान लीजिए 0.5 सेकंड यहाँ पे ज्यादा लगा, मतलब कि यहाँ पे 1 सेकंड तक तो इसको यहाँ पे लगा, लेकिन 0.5 सेकंड यहाँ पे भी लगा, मतलब कि यहाँ पे टाइम बढ़ गया। मोमेंटम एकदम से जीरो नहीं हुआ, उसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो नहीं। जब वो गद्दे के ऊपर गिरा है, ठीक है, गद्दे के ऊपर गिरा तो वो धीरे धीरे गद्दा दबा, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हुई है और मोमेंटम भी धीरे धीरे जीरो हुआ है, तो उसकी फोर्स भी है ना स्लो स्लो जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टाइम बढ़ गया है। ठीक है, अब समझ में क्यों आया, क्योंकि इसका मोमेंटम एकदम से जीरो नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, सडनली नीचे नहीं गिराएगा। ठीक है, इसलिए इसकी हड्डी मड्डी नहीं टूटी है, ये सेफ है। लेकिन इसका मोमेंटम एकदम से जीरो हो गया, मोमेंटम एकदम से जीरो हो गया, इसलिए इसको फोर्स ज्यादा लगी। इसमें फोर्स ज्यादा के कहने का मतलब है फोर्स एकदम से जीरो हो गई,
फोर्स भी एकदम से सीधा गिरा, जमीन ने फोर्स लगा दी। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे बात करते हैं, जो फील्डर होते हैं जब वो बॉल को पकड़ते हैं तो वो बॉल को क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो फोर्स को पीछे देखो इस हैंड, इसलिए यही बोला क्वेश्चन, देखो लेकिन फास्ट मूविंग क्रिकेट ऑफ द बॉल, देखो वो कैच लेते हैं तो वो थोड़ा सा पीछे क्यों कर लेते हैं? देखो इसका कारण यही है, सेम है। क्या है? देखो यदि वो बॉल को डायरेक्ट, यदि बॉल आ रही है आप सीधा पकड़ोगे तो क्या होगा, उसमें टाइम कम लग रहा है, टाइम तो कम लगा, लेकिन फोर्स ज्यादा लगी, फोर्स ज्यादा लगी, आपके हाथ लाल हो जाते हैं यदि आप ऐसे पकड़ते हो। अब वो क्रिकेट क्या करता है, उसका देखो वेलोसिटी को धीरे धीरे जीरो करता है, मोमेंटम भी धीरे धीरे डिक्रीज होता है और वो कैच पकड़ लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम बढ़ जाता है, इसलिए वो ऐसा करता है ताकि उसमें फोर्स कम लगे। तो यहीं पे बोला द फोर्स ऑफ इंपैक्ट विच हेल्प इन रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरी, जिसकी वजह से उसे इंजरी नहीं लगती, ज्यादा फोर्स नहीं लगती है क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में देखिए, जो एथलीट्स होते हैं ना, जो हाई जंपर के या फिर जो लॉन्ग जंप के एथलीट होते हैं, तो उनको गद्दे पर या फिर हम सैंड पर क्यों बिछाते हैं, नीचे मिट्टी क्यों बिछा देते हैं या फिर जो गद्दे का ढेर होता है उस पर क्यों बिछा देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? देखो इसके लिए करते हैं, इसमें भी क्या होता है, जब वो नीचे गिरते हैं तो फोर्स डायरेक्ट उनको एकदम फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा ना पड़े उन पर। यदि फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा तो क्या हो जाएगा, उनको इंजरीज होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसलिए फोर्स ऑफ इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, नीचे सैंड रॉक, जिससे ना वो मोमेंटम स्लोली डिक्रीज हो। मोमेंटम कैसा हो, स्लोली डिक्रीज होगा तो उसकी वेलोसिटी भी स्लोली डिक्रीज होगी, तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कम पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको चांस होने की इंजरीज कम होती हैं। तो इस केस में भी यही सेम हो रहा था। इसमें से अभी ये देखो, यहाँ पे जब वो नीचे गिर रहा था तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही थी, वेलोसिटी है ना स्लो जीरो हो रही थी, तो उसका मोमेंटम भी स्लो हो रहा था, तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट भी कम पड़ रहा था, फोर्स का प्रभाव भी क्या पड़ रहा था, कम हो रहा था, जिसकी वजह से उसमें लगने की चांसेस भी कम हो गई थी। ठीक है, तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस। तो अब ना हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हमने एप्लीकेशंस की बात की, अब आगे की और भी एप्लीकेशन होगी तो आप इनको समझ के लिख सकते हो। बस सीधा एक ही रीजन देना है कि उसका मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है और क्या हो रहा है, या फिर और लिख देना साथ में टाइम भी रिड्यूस हो रहेगा, और उसका जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट है, जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट उसका कम होगा तो उसके कारण से वो रिड्यूस या लगने की चांसेस बढ़ जाएंगी, या जो भी क्वेश्चन हो वो लिख सकते हैं आप। तो सिंपल हो जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी के सेकंड लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो पहले आप इसको नोट करो, मैं इसे रफ करता हूं और क्वेश्चंस लिखता हूं बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, न्यूटन के सेकंड लॉ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल में। पहले न्यूमेरिकल में क्या बोला, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स एट, फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम बॉडी का मास हाफ कर दें। क्या फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम उसका मास हाफ कर दें? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन। हमें मास हाफ करना है, तो मास कम करेंगे तो इसका मतलब हमारी फोर्स भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी फोर्स कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, हाफ। अब दूसरे में क्या बोला गया, यदि अब हम क्या कर दें, इसका एक्सीलरेशन हाफ कर दें तो फोर्स क्या होगी, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमारी यदि हमने एक्सीलरेशन कम कर दिया तब भी हमारी फोर्स कम होगी। हाफ कर रहे हैं तो हमारी हाफ ही फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दी, व्हाट फोर्स could we need to produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a ball of mass 6 kg। एक बॉल है, हमको इसे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फेंकना है जिसका मास है 6 kg। तो बताओ उसका फोर्स कितनी होगी, क्या फोर्स कितनी होगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, एक्सीलरेशन की स्पीड से हमें बॉल फेंकनी है, तो उसका मास ये है 6 kg। तो हमारे लिए कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी। सिंपल है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया है 6, एक्सीलरेशन कितना दिया है 4, तो सीधा इनटू कर देंगे तो हमारा आंसर निकल गया। लेकिन आंसर हमें नहीं, हमेशा न्यूटन में लिखना है। इतना है समझ में। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों आ गए अच्छे समझ में। तो ठीक है, अब हम थर्ड पे पहुंचते हैं। A force of 6 Newton acting on a body changes its velocity uniformly from 2 meter per second square to 5 meter per second square in 10 second. Calculate the mass of a body। हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा गया है एक बॉडी पर कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है, 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, जिससे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 मीटर पर सेकंड तक चेंज हो जाती है इन 10 सेकंड में। तो हमारे लिए कैलकुलेट करना है उसका मास। तो उस मास कैलकुलेट करना है, तो मास किस में आता है, किसके फॉर्मूला में आता है, फोर्स के फॉर्मूला में हमारा मास आता है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, फोर्स गिवन है 2 न्यूटन, मास हमको फाइंड करना है और हमारे पास एक्सीलरेशन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी 5 है
और इनिशियल वेलोसिटी 2 है और टाइम हमारे लिए कितना लग रहा है 10 सेकेंड। इसमें करेंगे तो कितना आ जा रहा है 3/10, या हम लिख सकते हैं इसको 0.3 लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ से एक्सीलरेशन कितना निकल के आ गया 0.3। अब इस 0.3 इधर में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2/0/3 इज इक्वल टू में f, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आप वैल्यू को कैंसिल कर सकते हो, यही उसका क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब की बार हमने एक क्वेश्चन और लिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आपके लिए क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे लिए देखो किसका दिया आएगा, एक कार का दिया है। कार का मास कितना आएगा 1000 ग्राम हैगा, 1000 kg हैगा उस कार का मास, एक कार का हैगा। ठीक है, हमारे पास ये टाइम ग्राफ है इस तरीके। सबसे पहले पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। सबसे मैक्सिमम फोर्स कार पे कहाँ पे लग रही है, मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लग रही है कार पे, मैक्सिमम फोर्स कार पे कहाँ पे लग रही है बताओ क्या होगी, क्या होगी उसकी मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक तो लग रही है इस कार की मैक्सिमम फोर्स, ये देखो, क्योंकि यहीं तक हमारा क्या हो रहा है एक्सेलरेशन पड़ रहेगा। ठीक है, अब हम सब ठीक है, तो हम इसकी किस तरीके से निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है। देखो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा फोर्स बढ़ रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन यहीं पे बढ़ रहा है, क्यों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन की बात की जा रही। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो मतलब जो इंजन होगा वो दम लगा रहा हो, एक तरीके से फोर्स लगा रहा हो। तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोर्स होगी। लेकिन क्या होगी, तो हमेशा से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पे कितना दिया, मास तो हमारे लिए कार का गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन किस तरीके से फाइंड निकालते हैं। मैंने आपको वेलोसिटी का बताया था, वेलोसिटी में कैसे निकालते हैं, ये हमारी हो जाएगी, ये कैसी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी और ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। पता है फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी दी है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, लेकिन हमारा टाइम कितना दिया है, टाइम भी रहते हैं t2 माइनस t1, ये सब हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5, 20/4 बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 5, तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है 5000 न्यूटन। ठीक है, इतनी लग रही है फोर्स। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स। अब की बार रिटार्डिंग फोर्स, आपने रिटार्डिंग एक्सीलरेशन पढ़ा था, नेगेटिव एक्सीलरेशन, उसी तरीके से यहाँ पे बात की थी रिटार्डिंग फोर्स, मतलब कि नेगेटिव एक्सीलरेशन की, अगर नेगेटिव फोर्स कहाँ पे कम हो रही है तो अलग ही दिखा रहा है। यहाँ से हमारी फोर्स गिरता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन गिर रहा है, इसका मतलब हमारी फोर्स भी यहाँ पे गिर रही होगी। तो हमें यहाँ पे फोर्स गिर रही है तो क्या होगी, लेकिन हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की रिटार्डिंग एक्सीलरेशन कैसा आता है नेगेटिव, तो रिटार्डिंग फोर्स भी हमारी कैसी आ गई नेगेटिव। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन, मास कितना दिया है कार का तो हमारा मास सेम रहेगा। एक्सीलरेशन की बात करें तो ये हो जाएगी हमारी इनिशियल पोजीशन, ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल हो जाएगी। ठीक है, अब आए सब इनिशियल हमारी कितनी दी है, एक्सीलरेशन फाइंड कर रहा है, इनिशियली हमारा कितना दिया है, सॉरी फाइनल पहले लिखेंगे, फाइनल कितना दिया है हमारा वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल 0 है, इनिशियल हमारी कितना है -20। ठीक है, माइनस का साइन लगाएं 20, t2 कितना दिया हमारे पास टाइम ओवरऑल 2 सेकंड लग रहा है इन दोनों के बीच में 8 से। तो आप यहाँ पे लिखोगे, पहले लिखोगे फाइनल टाइम 10, फिर उसके बाद लिखोगे इनिशियल टाइम 8, उसमें माइनस करेंगे 2। अब हम इसमें से कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 2 बचेगा। तो यही हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन -2, तो हमारी इतनी टाइप की नेगेटिव एक्सीलरेशन लग रहा होगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल्स। इसी बेस्ड पर क्वेश्चन आएंगे, यदि और भी आती हैं तो हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स रखेंगे इस चैप्टर के। तो अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि स्कॉट न्यूटन ने तीसरे लॉ में क्या बताया था। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की, जो कि बड़ा ही मज़ेदार लॉ है। मेरा तो फेवरेट लॉ है, कि आपका भी यही फेवरेट लॉ होगा। यदि आप जब तीनों लॉ आप पढ़ लेंगे उसके बाद कमेंट में बताना कि आपको कौन सा लॉ अच्छा लगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ ये थर्ड लॉ। ठीक है, मान लो आपकी टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया है, ठीक है, होमवर्क दिया है, आप क्या कर रहे हो, आप उसको करके नहीं ले जा रहे हो, तो ये आपका क्या होगा, एक्शन हो गया। तो बदले में टीचर क्या देगी, आपको एक चांटा देगी, तो वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो यही है हमारा थर्ड न्यूटन का लॉ। क्या, मान लो जब आप किसी को पंच दे रहे हो, दीवार में पंच दे रहे हो, तो आपके पंच में लग जाएगी। आप जब पंच मारोगे दीवार में तो क्या होता है, आपके पंजों में लग जाती है, आपके हाथ में लगती है कि नहीं लगती, क्यों लगती है। अब देखो इसलिए लगती है, जब जितनी फोर्स से आपने दीवार को मारा है तो दीवार भी क्या करेगी, उतनी ही फोर्स से आपको मारेगी।
तो यही तो है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। कहने का मतलब ये है, देखो दो मासेस है, एक ये हो गया एक ही हो गया। अब ये जो जितना मासेस दूसरे मास को फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम फोर्स लगाएगा पहले वाले ऑब्जेक्ट पर। देखो जैसे कि मान लो ये हमारा हो गया मास हो गया पहले वन का ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास हो गया m2, ठीक है। अब ये m1 जितनी फोर्स से F1 फोर्स लगा रहा है मान लो पहले वाले ऑब्जेक्ट पर, जिस कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी लगाएगा 10 न्यूटन की फोर्स, सेम फोर्स से F2 फोर्स। तो हमें लिख किस तरीके से लिखते हैं? F1 इक्वल टू में F2 है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में लगा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लगा देते हैं? एक नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। तो हमारे यही कहता है सेकंड न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। या फिर आप ये वाली डेफिनेशन, हर एक एक्शन का क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिएक्शन कैसा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट? इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे उनके। इतना है समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। कभी कभी बार आपको एप्लीकेशंस लिखने के लिए आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली एप्लीकेशन की। पहली एप्लीकेशन में क्या बोला है? व्हाट डू यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड व्हेन ट्राइंग टू वॉक फॉरवर्ड। देखो जब हम ग्राउंड को पुश क्यों करते हैं पीछे की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, क्यों करते हैं पुश? व्हेन यू ट्राई टू वॉक फॉरवर्ड यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? जो ग्राउंड है वो क्या करता है? फोर्स को एक्सर्ट करता है अपनी तरफ। जैसे कि आप लोग आगे चलते हो तो आप ग्राउंड की तरफ फोर्स लगाते हो, जब आप पैर आगे बढ़ा रहे हो तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? ग्राउंड को फोर्स लगाए। तो ग्राउंड भी क्या करता है? आपको सेम फोर्स लगाता है जिसकी मदद से हम आगे बढ़ पाते हैं। यदि ग्राउंड कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखो अब मान लो कोई चीज आपने, देखो एग्जाम्पल के लिए बात करो, जब देखो आप कोई सॉफ्ट चीज पे लगाते हो, ठीक है, कोई सॉफ्ट है तो आप उस पर फोर्स लगाते हो। तो देखो जो कोई सॉफ्ट चीज आ जाती है तो फोर्स लगाते हो उस पर, तो क्या रहता है? वो दब जाता है तो उस पर हम सही से फोर्स नहीं लगा, थोड़ा टाइम लग रहा है फोर्स लगाने में, तो हमको आगे बढ़ने भी क्या लगता है? थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो यही है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जितनी तुम फोर्स लगाओगे उतनी ही तुमको फोर्स वापस मिलेगी। देखो मैं इसकी और एप्लीकेशंस की बात करते हैं। पहले ना आप ये वाली एप्लीकेशंस लिखो और इतना से लिखो, मैं रफ कर देता हूँ फिर एक साथ सारी एप्लीकेशंस लग देता हूँ जो जो आपको इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप ये लिखो। तो अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ की और एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्या बोला गया है? Why do both player get hurt when they collide while playing football? देखो जब प्लेयर्स है ना फुटबॉल खेलते हैं तो वे एक दूसरे में जब कोलाइड होते हैं यानी कि टकराते हैं तो उनको हर्ट क्यों होता है? मान लो ठीक है, ये हमारी क्या है? फुटबॉल है। अब क्या दो प्लेयर्स आ रहा है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। अब वो क्या करते हैं? हेडर ट्राई करते हैं। अब क्या करती है? बॉल तो आगे निकल जाती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी बार आप मान लो आपकी गलती है, आप हेडर दे रहा हो, आपका हेडर इसके हेड में गल गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपने दिया उसको, अब आप जितनी जोर से उसके हेड में दोगे उतनी जोर से वापस आपके हेड में लगेगी। तो ये यहाँ पे भी हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। क्या करता है? देखो जितना तुम्हारा एक्शन होगा उतना ही तुमको रिएक्शन मिलेगा। जितनी फोर्स से तुमने उसको मारा है उतनी फोर्स तुमको वापस लगेगी। मान लो तुमने 10 न्यूटन की फोर्स दिया होगा तो ये भी तुमको कितने निकलेगी? 10 न्यूटन की फोर्स देगा। इसलिए दोनों को क्या होता है? हर्ट होता है, उनमें लग जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्हाई डज अ गन रिकॉल व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड? ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम पे। देखो जब हम गन को फायर करते हैं तो हमको एक रिकॉल जैसा फील होता है। देखो रिकॉल होता है, देखो जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो इस तरीके से झटका लगता है, तो रिकॉल लगता है ना गन के बाद। ये क्यों लगता है? क्योंकि तुम जितनी स्पीड से हमारी आगे बुलेट जाएगी, जितनी स्पीड से उतनी जितनी फोर्स बुलेट को आगे ले जाने में लगी है ना, उतनी फोर्स हमारा कितनी जाएगा? पीछे की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या रहा? न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात ये, देखो मान लो कोई मैन हैगा, देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इस तरीके से हमारी ये क्या है? एक बोट है, ठीक है। अब बोट है, ये हमारा क्या है? एक ग्राउंड है। अब देखो जब मैन है ना यहाँ से इस ग्राउंड पे इस पे इधर आता है, इस ग्राउंड पर आता है, तो क्या होता है? देखो जब वो दूसरा पैर, एक पैर इधर रहता है और एक पैर इधर रखता है, जब वो दूसरे पैर रखता है तो जो नाव होती है पानी में डूबने लगती है, थोड़ी सी दब जाती है। क्यों? तो यहाँ पे भी क्या रहा है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही बोला गया है इसमें। जब एक मैन है ना वो बैकवर्ड की तरफ क्या होती है? जब वो आगे बढ़ता है ग्राउंड पे पैर रखता है बोट के बाद, तो बोट है ना थोड़ा पानी के नीचे जा दी। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाई उसने आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने तो एक ग्राउंड पर भी फोर्स लगी। ग्राउंड मतलब यहाँ पे बोट है, तो बोट पर भी लगी, तो बोट पर फोर्स लगी तो वो थोड़ी पानी के नीचे चली गई।
और आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप और भी एग्जांपल आ सकता है स्विमिंग का। तो स्विमिंग में भी यही हल होता है। स्विमिंग में भी क्या होता है, आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ने के लिए क्या करते हो, अपने हाथों से फोर्स करते हो आगे, तो आप क्या करते हो, पानी को पीछे करने की कोशिश करते हो ना, पीछे इस तरीके से पानी को पीछे करने की कोशिश करते हो हाथों से, तो पानी पीछे जाता है लेकिन आप आगे जाते हो। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ का। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हो आप। ठीक है, या तो आप बलून का ले सकते हो, जब हम बलून को फैला लेते हैं उसके बाद बलून में से जब बलून को छोड़ते हैं तो उसमें नीचे से हवा निकलती है और ऊपर से क्या होता है, ऊपर बलून जाता है। ऐसे रॉकेट की बात करो, देखो जब वो रॉकेट जमीन पे रहता है, अब देखो जब रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है तो नीचे कितना सारा धुआं छोड़ता है, तो वो एक तरीके से कितनी हवा छोड़ता है जिससे कि वो ऊपर उड़ सके। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही था बेसिकली हमारे इस चैप्टर में। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर एंड होता है। इसमें एक टॉपिक और बचा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपका डिलीट हो चुका है। पुरानी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है लेकिन वो डिलीट हो गया है, आपके पेपर्स में नहीं आ रहा है। यदि जिस स्कूल में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दो, मैं आपको एक नई सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब हमारी वीडियो एंड होती है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो मुझे ना वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक एक चीज़ लिखना पड़ती है, एक एक चीज़ को फिर वापस में डाल के फिर लिखता हूँ, फिर उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसमें बहुत टाइम जाता है। उसके लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।